नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और सबसे पहले बात करेंगे सेहत की। तो कोरोना संक्रमण काल में मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करिए, कोरोना गाइडलाइन को जरूर फॉलो करिए। हर बुलेटिन के पहले और बाद में मैं भी फॉलो करता हूं। और अब खबरों का रुख करेंगे। खबर सबसे पहले रायपुर से है, बड़ी खबर है। रायपुर से कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आपात बैठक बुलाई है। राजधानी में बढ़ते संक्रमण को लेकर मंथन किया गया है। कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ मौजूद रहेंगे। कोरोना पर ब्रेक के लिए विशेष रणनीति भी बनाई जाएगी। कल रायपुर में 34.9% और प्रदेश में 11.3% पॉजिटिविटी रेट देखने को मिला है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक आपात बैठक बुलाई है। कैसे कोरोना पर लगाम लगे, कैसे चेन ब्रेक की जाए, राजधानी रायपुर में बढ़ते संक्रमण को लेकर भी मंथन इस आपात बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे। इस बैठक में कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ मौजूद रहेंगे, जिनके साथ सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर करनी है और कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर करना है, कैसे लोग जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य महकमे के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक स्वास्थ्य मंत्री करने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना पर ब्रेक के लिए माना जा रहा है कि कोई विशेष रणनीति इस आपात बैठक में बनाई जाएगी। जहां कल रायपुर में 34.9 पॉजिटिविटी रेट सामने आया है, तो पूरे प्रदेश में 11.3% पॉजिटिविटी रेट सामने आया है। तो सबसे ज्यादा रायपुर में संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आया है। इसी के मद्देनजर संज्ञान लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये आपात महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं स्वास्थ्य अमले के साथ, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, ताकि कोई बेहतर रणनीति बनाई जा सके। देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, महत्वपूर्ण भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और उसमें रायपुर अव्वल भी नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरी भी है ऐसी बैठकों की। देवव्रत जी बिल्कुल, और क्योंकि एहतियात के तौर पर और संक्रमण के लिहाज से कड़े कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं। प्रदेश के बेमेतरा जिले में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक के ये लॉकडाउन दुकानें खुली रहेंगी और उसके बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। अब रायपुर जिला जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण प्रदेश में है, दुर्ग जिला जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, यहां पर अभी इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने इसकी चिंता की है। खुद स्वास्थ्य मंत्री इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं कि आखिर रायपुर में जो स्थिति है उस पर कंट्रोल किस तरह किया जाए, किस तरह से सख्ती बरती जाए, और इसे लेकर के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें कलेक्टर एस भारतीदासन मौजूद रहेंगे। रायपुर एसपी को भी इस बैठक में बुलाया गया है। नगर निगम की किस तरह की भूमिका रहेगी ये तय करने के लिए नगर निगम के कमिश्नर सौरभ कुमार भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएचएमओ जो कि स्वास्थ्य के अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे और कोऑर्डिनेशन के साथ किस तरह से काम किया जाए, बढ़ते संक्रमण को किस तरह से रोका जाए, इस पर मंथन होगा और एक रणनीति राजधानी के लिए तैयार की जाएगी, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा संवेदनशील और सबसे ज्यादा संक्रमण जो है वो राजधानी रायपुर में ही देखा जा रहा है। और ऐसे में कंट्रोल करना निश्चित तौर पे ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती है, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। और बीच में ये भी देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही थी और यही कोऑर्डिनेशन सही करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में एक रणनीति तैयार की जाएगी कि आने वाले समय में किस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार की जाए। और हो सकता है कि जो लॉकडाउन जैसे निर्णयों की बात जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को फ्री हैंड किया है, तो कलेक्टर से इस संबंध में भी मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या रायपुर में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनानी चाहिए या किस तरह के आंशिक लॉकडाउन किए जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये बैठक इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के रहेगी, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जिस तरह से रायपुर में बढ़ा है उसने स्वास्थ्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, और जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कई बार कमी नजर आई और ये भी नतीजा रहा कि जो गाइडलाइन जारी की गई उन्हें लोगों ने अमूमन फॉलो नहीं किया। इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन के तौर पर भी आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा, प्रशासन और पुलिस कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर होगा तो जो भी फैसला सरकार लेगी उसे सही तरीके से जमीन पर उतारा जा सकेगा। बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है दुर्ग से। दुर्ग में लॉकडाउन लगेगा। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा।
दुर्ग जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए। आपको यह भी याद दिला दें कि सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को फ्री हैंड दे दिया है। कलेक्टरों के लिए फ्री हैंड है कि वो अपने जमीनी हालात के मद्देनजर फैसला ले सकते हैं। और इसी के बाद अब ये बड़ी खबर है, दुर्ग में लॉकडाउन लगाया जाएगा। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कारण यहां पर नजर आए जिसके चलते ये सख्त फैसला दुर्ग के मद्देनजर लेना पड़ रहा है? मिथिलेश जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण दुर्ग जिले में बढ़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार यहाँ जो कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जनप्रतिनिधि भी लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे थे। लगातार मांग ये चली आ रही थी क्योंकि कोरोना का संक्रमण इतना हो गया था कि उसको रोक पाने में प्रशासन नाकाम हो रहा था। लगातार बेड की कमी हो रही थी, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी। लिहाजा अब जो है 6 से 14 तारीख तक ये लॉकडाउन लगाकर ये कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से जो संक्रमण बढ़ा है उसको किसी तरह से रोका जा सके। कलेक्टर ने ये अपील की है कि एक मजबूरी है प्रशासन की कि कोरोना जो बढ़ा है उसको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना उनकी मजबूरी है। लिहाजा उन्होंने सबसे सहयोग की अपील की है। साथ ही ये लॉकडाउन किस तरह का होगा, इसे क्या प्रारूप होगा, क्या पहले की तरह होगा या उससे भी ज्यादा सख्ती होगी, ये तमाम जो बातें हैं अभी वो आदेश उनके द्वारा जारी किया जा रहा है। उसके बाद में ही पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये किस तरह का लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आदेश जो दिया है, सख्त लॉकडाउन की बात कही है, तो सख्त लॉकडाउन में सख्त ये हो सकता है पूरा लॉकडाउन। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी फिलहाल आदेश जारी हुआ है, आदेश की कॉपी आएगी, उसके बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह का ये लॉकडाउन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, महत्वपूर्ण ये भी है जो इमरजेंसी सर्विस होती हैं उनमें जरूर ढील होती है, हालांकि उनका भी समय निर्धारित होता है सख्त लॉकडाउन के दौरान भी। तो ये बात भी महत्वपूर्ण होगी ताकि लोगों के लिए जरूरी चीजों के लिए परेशान ना होना पड़े। मिथिलेश जी बिल्कुल, पिछले बार भी ऐसे ही है कि मेडिकल इमरजेंसीज को छोड़ के बाकी सब जगह लॉकडाउन लगाया था। लिहाजा अभी जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, बहुत से लोग प्रभावित हैं, बहुत से लोग होम आइसोलेशन में भी हैं, उनको कभी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है और अन्य चीजों की जो दवाइयों वगैरह की भी है उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो लिहाजा मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर ये लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और पिछले बार भी इसी तरह की हुआ था कि कुछ मेडिकल इमरजेंसीज को छोड़ के, क्लिनिक्स को छोड़ के, होम जो अस्पतालें हैं उनको छोड़कर बाकी सब जगह लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन उस दौरान भी ये चीज हुआ था कि कुछ दूध की जो आवश्यकता होती है, जो खास जो जरूरत की चीजें होती है दिनचर्या में, उनको छूट दी गई थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी लेकिन इसके अलावा ठीक है, आप मेडिकल इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा लोगों को दूध की भी आवश्यकता होती है, सब्जी की भी आवश्यकता होती है और कई बार किराने की भी दरकार होती है। उसके मद्देनजर कोई नई व्यवस्था हो सकती है क्या, या फिर होम डिलीवरी दूध या सब्जी की ऐसी कोई व्यवस्था भी हमें नजर आ सकती है क्या इस नए लॉकडाउन में 6 से 14 अप्रैल के बीच? जी बिल्कुल, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो दैनिक आवश्यकताओं की चीजें होती है, दूध होती है, सब्जी होती है या राशन की आवश्यकता होती है, तो पिछले लॉकडाउन में भी ये चीज देखा गया था कि कुछ घंटों के लिए ढील दी गई थी कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे, सब्जी खरीद सकें, दूध ला सकें। तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की छूट दी गई थी। तो इस लॉकडाउन में भी इस तरह की व्यवस्था हो सकती है ताकि लोग अपनी जो दैनिक जो आवश्यकताएं जो चीजें होती हैं उसकी पूर्ति कर सकें। तो फिलहाल अभी यही देखने वाली बात होगी कि अब जो सख्त लॉकडाउन की बात कही गई है उसमें किन चीजों को छूट दी जाती है और कितनी सख्ती बरती जाती है। जी बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण बात मिथिलेश, जिस कोऑर्डिनेशन का जिक्र अभी देवव्रत पहले कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में होने वाली है, यहां भी वो कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा अब सभी महकमों में, स्वास्थ्य महकमा, पुलिस प्रशासन, और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। अक्सर हमने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग कई बार बाहर निकल आते हैं, युवा तफरी करने निकल आते हैं, ऐसे में सख्ती भी जरूरी होगी। मिथिलेश जी बिल्कुल, अभी दुर्ग जिले में 144 धारा प्रभावशील है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लोग जो झुंड में निकलते हैं, लोग बाजारों में भीड़ करते हैं, वो भीड़ न लगे और इस धाराओं का जो है वो पालन किया जा सके। और अभी भी कोऑर्डिनेशन की बात यही होगी कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये बैठकें कर रहा है कि कितनी सख्ती से इसका पालन करवाया जा सके। और एक दिन पहले की ही बात करूं तो मैं यहाँ पर जितने प्रमुख बाजार थे उन सबको बंद कर दिया गया था। करीब 8 बाजार यहाँ पर जो महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बाजार थे जहां पर देखा जा रहा था कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है और वहां पर संक्रमण बढ़ सकता है, उन बाजारों को बंद कर दिया गया था और आज लॉकडाउन की घोषणा की गई है। निसंदेह कि ये पूरा कोऑर्डिनेशन करके ये कोशिश ठीक है। मिथिलेश रहिएगा, मिथिलेश रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और इस वक्त न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, सख्त कदम तो पहले ही सरकार ने उठाने शुरू कर दिए थे। एक महत्वपूर्ण बैठक टीएस सिंहदेव भी लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल के लॉकडाउन का ऐलान, ये संकेत है कि हमें बाकी जिलों में भी संभलना है। निश्चित रूप से प्रसाद, देखिए 10,000 लगभग 10,000 इस वक्त दुर्ग में एक्टिव केसेस हैं, जो काफी चिंताजनक है। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें, इतने एक्टिव केसेस कहीं नहीं लगेंगे जिस तरह से 10,000 केसेस है, और ये काफी चिंताजनक है। निश्चित रूप से इसको लेकर वहां पे लगातार प्रशासन भी चिंतित रही है और लोग मान नहीं रहे थे। मास्क का, सोशल डिस्टेंस का नहीं पालन हो पा रहा था, और जो संक्रमण का वैरायटी मिल रही है जिस हिसाब से, और ये तेजी से फैल रही है, जो काफी चिंताजनक है। तो इस चेन को ब्रेक करने की बहुत जरूरत है, जिसकी वकालत स्वास्थ्य मंत्री ने की थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन के जरिए बात किए थे और चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था, कलेक्टर को निर्देशित किए थे, आप स्थानीय स्तर पर स्थिति को देखते हुए वहां पे लॉकडाउन लगाएं, और लॉकडाउन की उसी डे जरूरत पड़ी और लॉकडाउन लगा भी लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 6 से 14 अप्रैल तक का ये लॉकडाउन होगा। हालांकि अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है इस लॉकडाउन में। प्रकाश जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी होंगी, लेकिन जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि जिलेवार कलेक्टरों को ये अधिकार दे दिए गए कि आप ग्राउंड कंडीशन को देखकर फैसला लें। ये एक बेहतर पहल भी हम कहें। कई बार रायपुर में बैठकर सही फैसला दूसरे जिलों के लिए नहीं लिया जा सकता। प्रकाश जी, निश्चित रूप से देखिए, नारायणपुर में 26 लोग हैं संक्रमित, बीजापुर में कुल एक्टिव संक्रमण की अगर बात करें 35 लोग हैं। तो कुछ जिले हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर रायपुर की बात करें तो लगभग 7,403 केसेस हैं रायपुर में, बेमेतरा में 1,000 केसेस है। कई अलग अलग जिलों में अलग अलग है। तो रायपुर में बैठ के ये ट्रेंड को नहीं समझ पाते कि अचानक बढ़ रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है। खाली हम संक्रमण फिगर की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ये कितने जल्दी फैल रहा है। ये स्थानीय स्तर पे स्थानीय प्रशासन बेहतर समझ सकता है। तो पहले स्थानीय स्तर पे कई जगहों पे लोकल लेवल पे जो किया गया था, कंटेनमेंट जोन किया गया था, वो सफल नहीं दिखा। तभी जाके इस तरह के कदम उठाए गए ताकि वहां पे लॉकडाउन हो सके और लोगों पर पाबंदियां लग सके। जी बिल्कुल, लेकिन एक और सवाल बार बार उठता है कि केवल लॉकडाउन लगाना सॉल्यूशन नहीं होता है संक्रमण से निपटने का, बल्कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसे और मजबूत करना होगा। इस दिशा में भी दुर्ग और पूरे छत्तीसगढ़ में कदम उठाए जा रहे होंगे। प्रकाश जी, देखिए, 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर सबसे बड़ी बात है कि चेन ब्रेक होना जरूरी है। उसी के कारण 7 दिन या 10 दिन का होम आइसोलेशन का आदेश दिया जाता है कि संक्रमित व्यक्ति अगर एक ही जगह पे रहे वो दूसरों को संक्रमण नहीं होगा। ये एक पहली बात है। और उसके लिए बेहतर तरीका है, जब होम आइसोलेशन लोग नहीं माने, अगर लोग बाजार में घूमे, सोशल डिस्टेंस नहीं, लोग मास्क नहीं पहने, तो क्या जोन हुआ उसको भी अगर उल्लंघन करे, तभी ये होता है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात है, जिस तरह से हम बोले थे, मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। इस और भी हमको देखना है, वो है टीकाकरण। वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, लंबा प्रक्रिया होता है कि लंबे प्रक्रिया के तहत हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन पहला टीका और दूसरे टीके के बीच में लगभग 1 महीने का डिफरेंस होता है। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दूसरा टीका लेने के तुरंत बाद भी ऐसा नहीं कि एंटीबॉडी पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तो उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है। तो 1 महीना 1.5 महीने का समय लगता है एंटीबॉडी बनाने में। और इतने समय में कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत कम संख्या है, बट लेकिन दूसरा टीका लेने के बाद भी तो संक्रमित हो गए। ये संख्या बहुत कम है, तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए लगभग हो जाए, जहाँ पे लॉकडाउन हो जाए तो पहला चरण हो जाएगा, तो चेन जो है चेन ब्रेक हो जाएगा। लोग जहाँ पे जो संक्रमित है, एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको सिम्टम नहीं दिख रहा है, टेस्ट नहीं कराए हैं, वो भी अब दूसरों को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। वैसे पिछले दिनों एक डाटा आई थी सामने कि दुर्ग और बेमेतरा ऐसे जिले हैं
जहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है तो हर दूसरा व्यक्ति वहां पे संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री भी चिंता जाहिर की थी और कहा गया था, लोगों से अपील किया गया था, अगर सिम्टम दिख रहा है तो तुरंत जांच कराएं। जांच की संख्या भी 40,000 से ऊपर चल गई है, तो जांच की संख्या भी बढ़ाई दी जा रही है और आरटीपीसीआर। बिल्कुल, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की, ऐसी लोगों की भी संख्या है जिन्हें कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है और फिर भी वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। और स्वाभाविक है कि ये सारी चीजें एक साथ चलनी होगी, वैक्सीनेशन भी और दूसरे डोज के कुछ वक्त बाद पूरी तरह से इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी ख्याल में रखना होगा, खुद लोगों को ख्याल रखना होगा, संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरतना होगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद स्वागत है और आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं केरल के वायपुर विधानसभा, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जनसभा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। അടുത്ത 5 വർഷം അടുത്ത കൂട്ടുകെട്ട് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൂട്ടുകെട്ടാണ്. ഈ കൂട്ടുകച്ചവടം ഇവർ മാറി മാറി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് തൊപ്പി ഞാൻ ധരിക്കുമെങ്കിൽ ഈ തൊപ്പി അടുത്ത 5 വർഷം അടുത്ത ഒരാൾ ധരിക്കും. ഇവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമോ ഉന്നമനവും വികസനവുമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനമല്ല ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അഴിമതിയും കൊള്ളയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. इनके काम देख के मैं इनके नया नाम आपको बताता हूं। LDF, एल का मतलब है लॉलेसनेस, डी से डिस्ट्रक्टिव और एफ से फेल्ड। लॉलेसनेस, ऐसा गठबंधन जिसमें केरल में अराजकता मचा रखी है, कानून और व्यवस्था का कोई राज यहां नहीं है, शांति भंग कर रखी है। डी से डिस्ट्रक्टिव, जो विध्वंसकारी है, इनकी नीतियां केरल को तबाही के कगार पर ले जा रही है। और एफ से मतलब फेल, विकास के मामले में फेल और जनता के कल्याण के मामले में फेल। यह है LDF. LDFന് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരുടെ LDFന് ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലോലെസ്നെസ്, അരാജകത്വം, നിയമവാഴ്ചയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ഒരു മേഖലയിലും നിയമത്തിനല്ല ഇവിടെ പ്രാധാന്യം, മറ്റെന്തിനൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം. അടുത്തത് ഡി, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, നാശത്തിന്റെ ഒരു വാഴ്ച, നാശത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും നാശം മാത്രം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം. എഫ്, ഫെയിലിയർ, തോൽവിയുടെ ഒരു വലിയൊരു പരാജയത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് LDF എന്ന് പറയുന്നത്. എൽ लॉलेसनेस, डी डिस्ट्रक्शन, एफ फेलियर. और UDF का भी मतलब है, यू से मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डी से मतलब है डेंजर, एफ का मतलब है फैक्ट. यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि लोगों में लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन करता है. यह केरल के लिए खतरा है क्योंकि यहां की शांति भंग करते हैं. और ये फेक है मतलब पूरी तरह से फर्जी है. इनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते. ഇതുപോലെ തന്നെ UDFന് ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർ തെളിയിക്കുന്നത് യു അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയോടോ ആ മൂല്യങ്ങളോടോ യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ലാത്തൊരു പോക്കാണ്, ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് UDFന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത് അവർ ഡേഞ്ചർ ആണ്, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപായ സൂചനയാണ്, ഈ നാടിന് തന്നെ ആപത്താണ് UDF. ആ ഡേഞ്ചറിന്റെ ഡി ആണ് UDF കാണിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം. അടുത്തത് അവർ വ്യാജന്മാരാണ്, എഫ്, ഫേക്ക്. സമസ്ത മേഖലയിലും ഫേക്കാണ്, വെറുതെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുകയാണ്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വെറുതെ പറ്റിക്കുന്ന ഫേക്ക് വ്യാജന്മാരാണ് UDF. ये सामने से लगता है कि आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे दोनों मिलके एक है. पहले ही शब्द अलग है, बाकी दोनों शब्द तो एक ही है, इसलिए इनका असली चेहरा सामने नहीं आता. नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे. ये इनका असली हाल है और अजीब है ये दोनों. अब आप देखिए, ये केरल में आपस में लड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में मिलकर लड़ रहे हैं. इवड़े गुस्ती आवड़े मोदरम माटम. यहां कुश्ती
वहां दोस्ती, वारे एलडीएफ, वारे यूडीएफ, इनको अगर कहूं तो चोर चोर मौसेरे भाई। एक नागनाथ, दूसरा सांपनाथ, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के दो पहलू। इनकी केरल वालों असली सूरत समझ लो और इन दोनों से हाथ जोड़ के कह दो कि बहुत देख लिया, अब तुम सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। UDF-ഉം LDF-ഉം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. UDF-ഉം LDF-ഉം നമ്മളെ ജനങ്ങളെ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി. शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। केरल में जनसभा कर रहे हैं सीएम शिवराज। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से है। जेपी अस्पताल में लापरवाही मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सफाई जारी की है। ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत। जेपी अस्पताल में मरीजों की मौत का ये मामला था। इस मामले में अब स्वास्थ्य विभाग ने सफाई दी है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। ये दावा किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में मौजूद हैं। दरअसल ये खबर आई थी कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जेपी अस्पताल में मौत हो गई और इसी के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में सफाई भी दी है, सफाई जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। जेपी अस्पताल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर 100 से ज्यादा होने का दावा अब स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। दरअसल जेपी अस्पताल में लगातार लापरवाहियों के मामले सामने आते रहे। ऑक्सीजन ना होने के चलते मरीज की मौत का मामला सामने आया। उससे पहले आपको यह भी बता दें, जेपी अस्पताल में ही एक कोविड संक्रमित मरीज की डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई थी। इसके बाद भी हड़कंप मचा था। तो लापरवाहियों का दूसरा नाम भोपाल का जेपी अस्पताल अब बनता जा रहा है। और इस मामले में हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने सफाई जरूर दी है। ये जरूर साफ किया है कि 100 से ज्यादा सिलेंडर इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शरद, जेपी अस्पताल में लापरवाहियों का अंबार है। लगातार रोज कोई ना कोई खबर लापरवाही से जुड़ी जरूर आती है। हालांकि सफाई देनी है तो बस स्वास्थ्य महकमा सफाई भी दे रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसको लेकर जेपी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। कल दरअसल एक मामला ये भी सामने आया, मीडिया में प्रकाशित हुआ और ये खबर भी सामने आई। कुछ परिजन थे जिनके मरीज को वहां कोविड वार्ड में एडमिट थे, उनकी मौत हुई। परिजनों का आरोप ये था कि ये मौत दरअसल इस वजह से हुई क्योंकि हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो बाधित हुई। इस मामले में अस्पताल की ओर से सफाई दी गई थी और अब जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से भी ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये जो जानकारी है वो दरअसल गलत है। और जहां तक बात व्यवस्थाओं की है तो ऑक्सीजन बेड के 100 बेड वहां पर अस्पताल में मौजूद हैं मरीजों के इलाज के लिए। तो ये स्वास्थ्य विभाग की का जो तर्क है वो निकल के सामने आया है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की अगर जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, तो वाकई में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है कि इसमें भी सच्चाई हो। ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़े हुए 100 बेड उनके पास हों, अस्पताल के पास हों, लेकिन अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, मशीनरी होती है, लेकिन सवाल ये कि क्या वो मरीज को उपलब्ध होता है, क्या उससे मरीज को लाभ पहुंचाया जाता है, ये अपने आप में सवाल है। शरद, बिल्कुल, देखिए सवाल है। हालांकि के सीधे तौर पर ये कहना कि इलाज बिल्कुल नहीं होता है या पूरी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा, क्योंकि कोविड की जो महामारी है उस दौरान में सरकारी अस्पताल और उनके डॉक्टरों ने भी बेहतर काम किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई खामी है, अगर कोई सिस्टम में गड़बड़ी है और उससे किसी मरीज की जान पर बनाती है या उसकी जान जाती है, तो फिर ये गंभीर विषय है। उस कमी को दूर किया जाना चाहिए। पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं है, लेकिन सिस्टम में जो चीज खराबी है उस पर जरूर सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको जरूर दुरुस्त किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब एक और अहम खबर उज्जैन से है। उज्जैन में महाकाल थाने में अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां एएसआई का प्रमोशन होने पर थाने में माइक लगवाया गया और फिर एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने पुलिस ड्रेस में गाने की प्रस्तुति देकर समा बांधा। दरअसल जिन एएसआई की पदोन्नति हुई और एसआई बने, उनके रिटायरमेंट को 6 महीने ही बचे हैं, इसलिए अपने जल्द रिटायरमेंट होने वाले साथी को पुलिस वालों ने ऐसी खुशी दी। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, थाने में
अनोखा नजारा देखने को मिला। उज्जैन में महाकाल थाने की ये तस्वीरें हैं, जहां अपने साथी के प्रमोशन पर ऐसे खुशी जाहिर करते हुए साथी पुलिसकर्मी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बुलेटिन के आखिर में बात फिर सेहत की। हर बुलेटिन के बाद मैं रोज मास्क लगाता हूं, कोरोना गाइडलाइन फॉलो करता हूं। आप भी कोरोना गाइडलाइन जरूर फॉलो करें। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा